हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शाहनवाज खान एक बार फिर से आपके साथ में रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और ऐप पर एक नया लेसन लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इसके आप कहेंगे सर सभी लेसन में आप यही कहते हैं, सारे लेसन इम्पोर्टेंट है यार आपके लिए। और ये एक और यूनिक लेसन है, इम्पोर्टेंट लेसन है। ये दो छोटे छोटे लेसन का कॉम्बो है। नाम है इसका आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य आप पढ़ चुके हैं, आयनिक साम्य और अम्ल क्षार, ठीक है। जो रासायनिक साम्य आपने पढ़ा है, जहाँ द्रव अनुपाती क्रिया का नियम देखा था आपने एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान के बारे में बात की थी, जो कि सांद्रता की बात कर रहा था। उसके बाद में आपने केसी देखा, साम्य अवस्था स्थिरांक, जो कि केवल किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। और फिर आपने देखा था केपी, फिर केसी केपी में आपने संबंध देखा था। क्या था वो संबंध? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये संबंध देखा था। फिर आपने ये देखा था कि भाई लॉज जो है वो नियम कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से जो है वो घनत्व के साथ में जो वियोजन की मात्रा है वो वेरी करती है, परिवर्तित होती है। ये सारी बातें आप रासायनिक साम्य में पढ़ चुके हैं। रासायनिक साम्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन था, जहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक साम्य से रिलेटेड एक लेसन जो कि दो चीज़ों का कॉम्बो है। एक आयनिक साम्य, तो आयनिक साम्य में हम आयंस की बात करेंगे, और दूसरा आयनिक आयन से क्या बनेगा भाई, H+ और OH- बनेगा, तो अम्ल क्षार की बात भी हम यहाँ करेंगे। तो अम्ल क्षार और आयनिक साम्य को मिलाकर हम पढ़ेंगे। तो ये जेट का एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। क्या वेटेज है इसकी एग्जामिनेशन के अंदर, ICR, BHU और नीट के अंदर और जेट के अंदर, उसकी पहले बात कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर अपन जो है इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सिंपल लेसन है, धीरे धीरे से समझिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो रेशो 50-50 रहता है सीधे क्वेश्चन का और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 50-50 रेशो रहता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब अपना लेसन, आयनिक साम्य और अम्ल क्षार। देखिए दो डिफरेंट लेसन है ये, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए लेसन हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है दोनों में से आपको पूछे जाते हैं। तो जेट की अगर आप बात करें तो आयनिक साम्य और अम्ल क्षार दोनों में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भौतिक रसायन का एक ऐसा चैप्टर जिससे 2 या 3 क्वेश्चन अगर जेट में आपको मिल रहे हो, तो अपने आप में ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ICAR के अंदर भी आपको यही रेशो रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन आयनिक साम्य अम्ल क्षार से तो आना ही आना है, मतलब ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये तो फिक्स है, इनके बिना तो बनता ही नहीं है चीज। तो 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, हो सकता है एक क्वेश्चन ज्यादा भी आ जाए, तो 2 से 3 क्वेश्चन। BHU की बात करेंगे तो BHU में अम्ल क्षार से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। नीट में अगर बात करें तो नीट के बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। फिर से वही कहूंगा, 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपके पास में पूरा सिनारियो हो गया है एग्जामिनेशन का, कि एग्जामिनेशन में किस किस तरीके के मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको पूरा समरी बता देता हूँ, फिर पढ़ना शुरू करेंगे अपन इसको। देखिए आयनिक साम्य का मतलब, एक तो साम्य स्थापित होगा, मतलब साम्य का मतलब क्या हो रहा है, एक अग्र अभिक्रिया हो रही है, एक पश्च अभिक्रिया हो रही है। अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, साम्य अवस्था जो है वो स्थापित हो जाएगी। और यही आयनिक यौगिकों के अंदर हो, जहां आयन बन रहे हो, तो उसे आयनिक साम्य बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये किसमें होने वाला है, आयनिक साम्य।
इसमें हमारे पास में क्योंकि आयन बनेंगे तो आयन विद्युत का चालक करते हैं, विद्युत रसायन में हम पढ़ चुके हैं, तो इन्हें हम विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। तो आयन बनने की वजह से विद्युत अपघट्य की बात करेंगे। तो किस किस तरीके के विद्युत अपघट्य होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। देन उसके बाद में हम बात करेंगे आर्रीनियस जो सिद्धांत है और आर्रीनियस समीकरण है उसकी बात करेंगे। तो आर्रीनियस सिद्धांत क्या कहता है विद्युत अपघट्य के बारे में, और जब विद्युत अपघट्य के बारे में जो प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए आर्रीनियस सिद्धांत दिया जाता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों को थोड़ा नेग्लिजिबल कर दिया जाता है। तो इसके लिए एक नया साइंटिस्ट उठ के आता है जो कहता है कि मैं केवल जो नियम बनाऊंगा वो किसके? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बनाऊंगा, और वो है ओस्टवाल्ड का नियम। और इसको पूरी तरीके से बोलते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। तो ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के बारे में अपन बात करेंगे कि क्या नियम है। मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य तनुता, मतलब विलायक मिलाने पर, तनु कर देने पर उनकी आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। ये ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है। जैसे जैसे हम ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के मैथमेटिक्स रूप को देखने की कोशिश करेंगे, उसके के वियोजन की मात्रा में संबंध निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे जिनका हम न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ से एक नई धारणा निकल के आएगी कि भाई जो तनुता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों की बात करेंगे। और फिर एक चीज और निकल के आएगी जिसका नाम है पीएच। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है विलयन के अंदर, उसका माइनस log अगर कर दिया जाए तो वो आपको पीएच देगा। पीएच जो है अम्लीयता और क्षारीयता नापने का एक स्केल है, उसकी हम बात करेंगे। फिर जल के वियोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जल के वियोजन की बात करेंगे कि जल का वियोजन किस तरीके से होता है। फिर जो ओस्टवाल्ड का नियम देखा था वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए उसको अप्लाई करेंगे। जल का वियोजन जब हमने देख लिया है तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का जल के वियोजन के साथ क्या संबंध है इसको अपन देखेंगे। फिर अम्ल और क्षार जो है वो लवण का निर्माण करते हैं, और उस लवण को अगर जल में घोल दिया जाए तो उसका जल अपघटन हो जाएगा, मतलब जल उसको तोड़ देगा। तो जल अपघटन, लवणों के जल अपघटन की बात करेंगे, वहाँ उनके पीएच पीओएच की बात करेंगे। तो ये जो है लवणों के जल अपघटन की बात हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे विलयता और विलयता गुणनफल, आयनिक गुणनफल की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आने की उम्मीद होती है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है। तो विलयता और विलयता गुणनफल में संबंध जो है यहाँ से क्वेश्चन इस साल ज़रूर आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए हो जाएगा। फिर हम जो अम्ल क्षार की बात कर रहे थे, क्योंकि पीएच की बात हम कर चुके होंगे, तब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी जो अम्ल क्षार की तरफ ले जाएगी। और वो ये ले जाएगी कि भाई जो पीएच है उससे पीओएच का क्या संबंध है। फिर अम्ल क्षार जो है वो किस किस तरीके के होते हैं, तो अम्ल क्षार की अवधारणाएं हमारे पास में आएगी। जैसे नॉर्मल H+OH- वाली अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा की बात करेंगे, लुईस अवधारणा की बात करेंगे, आर्रीनियस अवधारणा की बात करेंगे। भाई इनके ड्रॉबैक क्या है, इनकी कमियां क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनकी हम बात करेंगे। फिर जब अम्ल क्षार को आप एक साथ मिला देते हैं तब एक पीएच की रेंज आ जाती है कि ये पीएच जो है इतने तक वेरी करेगा। पीएच का एक सीमाएं आ जाती है, उसको हम कहेंगे कि बफर विलियन। बफर विलियन क्या करता है? पीएच को परिवर्तित होने नहीं देता। तो फिर हम पढ़ेंगे बफर विलियन, और बफर विलियन के बाद में जो हम बात करेंगे कि अगर अम्ल क्षार को हम मिलाएं तो अम्ल क्षार धीरे धीरे जो है, जैसे अम्ल में क्षार मिलाओगे तो धीरे धीरे पीएच में वृद्धि होती है, और पीएच में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा कि उसकी जो पीएच में वृद्धि है उसको अपन पता लगाने की कोशिश करेंगे सूचक से। तो अम्ल क्षार का अनुमापन और उसमें जो सूचक इस्तेमाल होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो ये सारी बातों का कॉम्बो क्या है? आयनिक साम्य और अम्ल क्षार।
क्लियर हो गई बात? इतने पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनिक साम्य से। आयनिक साम्य में मैंने आपको बता दिया कि आयन जो है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो आयन बना सकता है, जैसे हम सिंपल लें कि भाई ए बी, इसको मैंने जलीय विलयन एक्वस में डाला और इसने साम्य अवस्था में क्या बना लिया, A प्लस एक्वस का मतलब जलीय विलयन में ये आयन है, B माइनस बना लिया, मतलब ये आयनों में विभक्त हो गया है। अब क्या हो रहा है कि एक अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में जा रही है, जो आयनों में या आयनित कर दे रही है, दूसरी अभिक्रिया इसको वापस AB में बदल दे रही है। तो ये जब साम्य अवस्था में आ जाते हैं, मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए, तब हो जाता है साम्य स्थापित। साम्य का मतलब क्या होता है कि भाई डेल्टा G जो है उसका मान 0 हो जाएगा। ये अपनों ने साम्य में पढ़ा है, ठीक है। अब ये साम्य जो है आयनों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयनों से संबंधित है, इसलिए हम जो है इसको आयनिक साम्य बोलेंगे। कौन सा साम्य बोलेंगे? आयनिक साम्य बोलेंगे। अब भाई क्या होता है कि जैसे ही आपने जलीय विलयन के अंदर AB को मिलाया तो यहाँ A प्लस और B माइनस आ गया। अगर आपने यहाँ विद्युत धारा लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड और कैथोड लगा दिया, तो ये B नेगेटिव किधर जाएगा? एनोड की तरफ। A पॉजिटिव किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। तो इनमें चालन होने लगेगा, ठीक है। जलीय विलयन में क्या होने लगेगा? चालित होने लगेंगे। और जब ये चलने लगेंगे, जब मुक्त आयन चलने लगेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम इनको चालक कहने लग जाएंगे। तो एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे एक मैं कहूँ NaCl जब ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का कुचालक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं है। धारा कहाँ से प्रवाहित होगी? आयन है ही नहीं तो धारा कहाँ से प्रवाहित होगी? लेकिन जैसे ही आपने इसको गर्म किया, ये किस में बदल गया? संगलित हो गया। NaCl संगलित, जिसको गलित भी बोल सकते हो, संग गल रहे हैं इसलिए संगलित हो गया। तो यहाँ ये क्या होगा कि संगलित अवस्था में ये टूट जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस में। अब ये सुचालक हो गए हैं। अब क्या हो गए हैं? सुचालक हो गए। और जलीय विलयन में तो सुचालक होते ही हैं। तो ठोस अवस्था में आयनिक पदार्थ कुचालक है, लेकिन संगलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये चालक की तरह काम करते हैं। अब जब मैंने विद्युत रसायन आपको पढ़ाया था तो बहुत डिटेल के अंदर आपको चालक और विद्युत अपघट्य चालक के बारे में बताया था। तो चालक कितने प्रकार के होते हैं उनकी पूरी डिटेलिंग करी थी। फैराडे नियम, ओम का नियम, किस किस पर क्या क्या लगता है। अगर आपने ये नहीं जाना है तो इसको देखने के लिए मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का वीडियो देखें, जो स्टार्टिंग वाला पहला वीडियो देखें। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको और बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं उतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है। तो देखिए, चालक जो होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक धात्विक चालक जिसमें चालकता किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा आयनिक चालक जिसको हम वैद्युत अपघट्य चालक भी बोलते हैं। तो ये कौन सा है? वैद्युत या विद्युत, वैद्युत भी बोल सकते हैं या विद्युत भी बोल सकते हैं, वैद्युत अपघट्य चालक। तो वैद्युत अपघट्य चालक जो है बेटा, ये आयनिक चालक के अंदर आता है। मतलब विद्युत धारा किस रूप में जा रही है? आयनों के द्वारा इधर से उधर जा रही है। तो विद्युत अपघट्य चालक जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस के कारण चालकता होगी। अब ये चालकता जो है वो इनके आयनों की वजह से है। अब इन विद्युत अपघट्य चालकों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब समझ लीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य का क्या मतलब है?
ऐसा आयनिक यौगिक जो 100% वियोजित हो जाए अपने विलयन के अंदर, वो कौन सा है? प्रबल विद्युत अपघट्य। मतलब 100% या अधिक वियोजन होता है तो वो कौन सा है? प्रबल विद्युत अपघट्य। और 100% अगर वियोजित नहीं होता है तो वो कौन सा विद्युत अपघट्य हो जाएगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो अपने विलयन में, जो आयनिक पदार्थ या विद्युत अपघट्य जो अपने विलयन के अंदर 100% आयनों में नहीं बदलता, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य। और जो 100% बदल जाता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य को पहचान ले। ये क्वेश्चन जेट के अंदर बहुत आता है कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्य बताइए, निम्न में से दुर्बल विद्युत अपघट्य बताइए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हो गए? प्रबल अम्ल जितने भी हैं, ठीक है, जो 100% वियोजित हो जाते हैं। कौन कौन से? H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, HI, HBr, P ब्लॉक के जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्रबल अम्ल में। S ब्लॉक के कुछ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर आएंगे। किस में आएंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य में। पहचान लो, इनकी शक्लें देख लो बेटा, ये जो है हमेशा आपके बड़े काम आएंगे। 100% वियोजित होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि अम्ल H+ देगा, ठीक है। और सांद्रता मैंने आपको बताई थी, H+ सांद्रता किसमें नापते हैं? सांद्रता अम्ल या क्षार की जब बात करते हैं तो नॉर्मलिटी नानी के अंदर नापी जाती है, क्योंकि नानी को एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का। मैंने आपको कहाँ बताया था? ये बेसिक केमिस्ट्री के अंदर बताया था। रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में मोल के बाद में जब मैंने सांद्रताएं पढ़ाई थी आपको, तब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलता का इस्तेमाल कैसे करना है। तो बार बार नॉर्मलता का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत इस्तेमाल होगा। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल लवण जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर आते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन? तो सिंपल सी बात है कि भाई जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो सारे के सारे दुर्बल, कार्बनिक क्षार है सारे के सारे दुर्बल। तो कार्बनिक अम्ल HCN, ठीक है, एसिटिक एसिड, H2CO3, P ब्लॉक के जो है फास्फोरस और बोरोन के जो एसिड हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, H3PO4, H2PO3, इस तरीके से जितने भी H3PO2, H3PO3, H3PO4 ऑल आर वीक एसिड या दुर्बल अम्ल या दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर आते हैं। दुर्बल क्षार कौन कौन से हो गए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड सब किस में आते हैं? दुर्बल क्षार के अंदर आते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो कैसा है? उभयधर्मी है, लेकिन एक तरीके से हम दुर्बल क्षार में उसको मान सकते हैं। और इन दोनों से मिलकर बने लवण जो होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्य में काम में आते हैं। अब जो 100% बेटा वियोजित हो गया आयनों के अंदर, उसका तो वो खुद ब खुद आ रहा है, उसका क्या आयनिक साम्य करोगे आप? क्योंकि पूरा के पूरा किधर चला गया? इधर चला गया। तो आयनिक साम्य केवल किससे संबंधित होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य से। तो ये पूरा लेसन जो आयनिक साम्य है वो किससे संबंधित है? दुर्बल विद्युत अपघट्य से। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य 100% वियोजित नहीं होते, क्योंकि अगर 100% वियोजित हो जाएंगे तो एक ही तरफ चली गई अभिक्रिया और पूरी हो गई। जब एक ही तरफ जाके पूरी हो गई तो किस बात का साम्य बेटा? साम्य ही नहीं होगा। तो साम्य केवल किसके लिए होता है? साम्य केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए होता है, क्योंकि इसमें 100% वियोजित नहीं हो रहा है। तो एक तरफ अभिक्रिया इधर चल रही है, दूसरी तरफ किधर चलने लग जाएगी? इधर चलने लग जाएगी। तो आयन पहले क्या होगा? आयनिक यौगिक पहले अपने आयनों में बदलेगा और फिर आयन वापस आयनिक यौगिक में बदलेंगे और ये एक अवस्था पर जाकर साम्य स्थापित हो जाएगा और इन्हीं के अध्ययन को हम आयनिक साम्य के अंदर लेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? तो आयनिक साम्य का जो 90% भाग है, 90% भाग वो किससे संबंधित है? वो दुर्बल विद्युत अपघट्य से संबंधित है।
तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, कौन कौन प्रबल विद्युत अपघट्य। हम क्या करते हैं बेटा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि भाई केपी केसी निकाल लिया, हम जो है अभी बहुत सारी चीज़ें पीएच निकाल लेंगे, पीओएच निकाल लेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन आता है ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन दुर्बल विद्युत अपघट्य है और कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो ये एग्जाम्पल एक बार देख लें और फिर मैंने आपको बताया है जो सिंपल टिप्स दिए हैं। देखिए पी ब्लॉक के H जो हाइड्रो जो अम्ल है वो सारे के सारे H वाले अम्ल जो है, हाइड्रोनियम वाले अम्ल जो है वो सारे के सारे लगभग 90% जो है वो प्रबल होते हैं। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में केवल बेरिलियम को छोड़ दें, मैग्नीशियम को छोड़ दें थोड़ा बहुत और लिथियम को छोड़ दें, बाकी सब प्रबल क्षार की तरह काम करेंगे। और इनसे मिलकर लवण जो है ये प्रबल लवण है, मतलब 100% वियोजित होते हैं। बाकी जितने भी हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, दुर्बल के अंदर आ जाएंगे। तो ये दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और दुर्बल लवण हो गए। अब आयनिक साम्य के लिए एक सिंपल सा सिद्धांत आया, जितनी भी हमने बातें की अगर उनको सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो उस सिद्धांत को हम बोल देंगे आरिनियस का सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत, आरिनियस का सिद्धांत। आरिनियस ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, सारी जो हमने बातें की हैं उसी को जोड़ दिया। तो हमारी सारी बातें कहाँ से आई है, आरिनियस से आई है। आरिनियस ने क्या कहा कि आरिनियस ने कहा कि विद्युत अपघट्य जो होता है वो समान मात्रा में, समान संख्या में धनायन और ऋणायन रखता है। ठीक है, तो जितना जैसे NaCl है, जितना Na+ होगा उतना Cl- होगा। ठीक है, जैसे आप कहें कि सर कैल्शियम क्लोराइड, इसको तोड़ो बेटा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम +2 और क्लोराइड किसमें 2Cl-। तो देखिए +2 कितना, ये रहा, ये कितना माइनस, ये भी 2 ही है, -2 ही हुआ एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन होते हैं, मतलब विद्युत रूप से इनका जो विलयन होता है विद्युत अपघट्य का वह कैसा होता है, उदासीन होता है विद्युत रूप से। और इनके जब विलयन बना दिए जाते हैं, जैसे ही विलयन बनाओगे आप इसको एक्वस विलयन में मिलाओगे, तो अब जो इनकी प्रॉपर्टी होगी, इनके गुण होंगे, इनके लक्षण जो होंगे वो किससे संबंधित होंगे। अब CaCl2 नहीं बचा, अब किससे संबंधित है, Ca+2 से और क्लोरीन माइनस से संबंधित है, क्योंकि विलयन में जाके तो ये आयन में बदल गए। अब CaCl2 नहीं या NaCl नहीं, अब Na+ और Cl-। जैसे कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा बेटा, Cu+2 में, किस में मिलाएंगे, जलीय विलयन में, और SO4-2 में टूट जाएगा। तो ये जो कॉपर है जब तक आप विलयन में नहीं मिला रहे हैं तब तक कॉपर सल्फेट का कोई कलर नहीं है। जैसे विलयन में मिलाया तो कॉपर सल्फेट नीला कलर देने लग गया, और ये नीला कलर किसकी वजह से है, ये कॉपर+2 की वजह से नीला कलर हो जाता है। तो आरिनियस ने कहा कि विद्युत अपघट्य चाहे वो प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, कि विद्युत अपघट्य के विलयन के अंदर या विद्युत अपघट्य जो है समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश रखते हैं। ये विद्युत रूप से उदासीन होते हैं जलीय विलयन के अंदर, या इनके विलयन के अंदर इनके गुण इनके आयनों की वजह से होते हैं। और अगर इनका विद्युत अपघट्य कर दिया जाए तो धनायन किधर जाएगा, धनायन कैथोड की तरफ जाएगा, ऋणायन किधर जाएगा, ऋणायन एनोड की तरफ जाता है। ये किसने कहा, आरिनियस ने कहा। आरिनियस ने और क्या कहा, आरिनियस ने एक साम्य दिया कि ये आयनिक विलयन है और इसमें ये आयनिक विलयन जो कि दुर्बल है या प्रबल है। ठीक है, अभी तो अपन दोनों को मान रहे हैं, क्योंकि प्रबल होगा तो पूरी तरीके से टूट जाएगा, दुर्बल होगा तो साम्य स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये टूट गया, A+ और B- के अंदर ये टूट गया है। अगर हम इसका साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना चाहे तो साम्य अवस्था स्थिरांक का अब नया नाम हो जाएगा, वो क्या नाम हो जाएगा, अब उसका नया नाम हो जाएगा आयनिक साम्य। क्या नाम हो जाएगा बेटा, आयनिक साम्य। तो आयनिक स्थिरांक इसको बोलेंगे। जो पहले रासायनिक साम्य स्थिरांक था वो आयनिक साम्य स्थिरांक, और छोटे फॉर्म में उसको आयनिक स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कह देंगे, जो कि आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। अब के हमने देखा था कहाँ, रासायनिक साम्य के अंदर कैसे निकाल रहे थे,
रासायनिक साम्य कैसे निकाला था ना हम लोगों ने, कैसे निकाला था कि भाई उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, उत्पाद कौन है, ये दोनों आयन है, तो हमने दोनों आयन लिख दिए। अभिकारक कौन है भाई, AB है, उसका सक्रिय द्रव्यमान लिख दिया। तो ये जो आया है ये क्या आ गया है, ये आपका आयनन स्थिरांक आ गया है। जो आयनन में साम्य अवस्था स्थापित हो गई है उसका आयनन स्थिरांक आ गया है। ये बातें की आर्रीनियस ने, लेकिन आर्रीनियस ने जो बातें की वो प्रबल और दुर्बल दोनों के लिए की, लेकिन ओस्टवाल्ड ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, प्रबल वाला तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से बेटा वियोजित हो गया तो साम्य कहाँ होगा, साम्य किस में होगा, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो ओस्टवाल्ड ने अपना तनुता का नियम लिया और उसने कहा कि अगर आप दुर्बल विद्युत अपघट्य में, जो कि बहुत कम आयनित होते हैं, आयनित का मतलब आयन में बदल जाना, बहुत कम आयनित होते हैं, उनको तनु किया जाए, मतलब उसमें विलायक मिलाया जाए, मतलब एक तरीके से जल मिलाया जाए, तो उनके आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। तो नई चीज जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ से अपना बेसिक लेसन शुरू हो रहा है आयनिक साम्य का, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम, और न्यूमेरिकल भी यहाँ से आएंगे तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या चीज, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम देखते हैं बेटा। तो मैंने आपको बता दिया ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम किसके लिए है, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। और नियम क्या है कि भाई तनु करने पर क्या होता है, आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन जनरेट करेगा और ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ा था हमने पहले आयनिक साम्य में वो सब बेसिक क्वेश्चन थे, वो कहीं से भी रिलेट हो सकते हैं, लेकिन लेसन जो प्रॉपर शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। और नियम क्या कह रहा है कि पहला तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, तो क्वेश्चन पहला यहाँ से बन गया, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम किसके लिए होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए होता है। दूसरी बात, दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करने पर आयनन की मात्रा, जिसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, पहले से बढ़ जाती है, इसको तनुता का नियम कहते हैं। मतलब तनु करने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नियम का गणितीय रूप क्या हो सकता है, उसको समझते हैं। देखिए, ये AB है, एक्वस विलयन के अंदर जलीय विलयन टूटेगा और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो पूरी तरीके से तो नहीं टूट पाएगा, 100% तो वियोजित नहीं होगा। 100% अगर वियोजित होता तो अल्फा का मान 1 हो जाता। हमेशा ध्यान रखें, जब 100% वियोजन होता है मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं कि यहाँ वियोजन कैसे। जब हमने इस वियोजन को स्टार्ट किया, जलीय विलयन में घोला, तो t बराबर 0 पर जब हमने समय नोट नहीं किया, मतलब हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी घोला ही है, तुरंत घोला, तो ये 1 था, 1 मोल से हमने स्टार्ट किया, ये 0 है और ये 0 है। अब हम ये मान रहे हैं कि t समय पर इसमें से अल्फा वियोजन हो गया, वियोजन की मात्रा हो गई, अल्फा क्या हो गया, वियोजित हो गया, मतलब A टूट गया है A प्लस B में। ठीक है, तो 1 मोल से 1 मोल A बन रहा है, 1 मोल B बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, अल्फा और अल्फा। कहाँ करते थे ये, रासायनिक साम्य में करते थे कि नहीं करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही आयनिक साम्य में भी करना है, अल्फा और अल्फा। ये तो हुई कि कितना भाग वियोजित हुआ। अब इसको सक्रिय द्रव्यमान में बदलो, क्योंकि आपको K निकालना पड़ेगा। सक्रिय द्रव्यमान में बदलने के लिए हम क्या करते थे कि हम V आयतन से क्या लगा देते थे, भाग लगा देते थे। क्या कर देते थे, भाग लगाते थे। लगाते थे कि नहीं लगाते थे, कि भाई पात्र का आयतन जो है सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए उससे भाग लगा देते थे। तो सिंपल सी बात है कि जब 1 मोल है 0 0, क्योंकि t बराबर 0 पर वियोजन नहीं हुआ है, जब वियोजन शुरू हुआ तो 1 माइनस अल्फा, और इस अल्फा से अल्फा और अल्फा बन गए, क्योंकि 1 मोल से अगर पूरा वियोजित होता तो 1 मोल बनते। ठीक है, तो अल्फा वियोजित होगा तो अल्फा अल्फा बनेंगे, और सक्रिय द्रव्यमान के लिए ये। तो V क्या है, V आयतन, जिसको तनुता भी कहते हैं, V यहाँ है तनुता। और तनुता आपको पता है, एक तो सांद्र विलयन,
और एक तनु विलयन। सांद्रता और तनुता का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर किसी चीज में से विलायक को निकालना शुरू कर दिया जाए, जैसे आपको मैं बात बताऊं, किशमिश आपने देखी और अंगूर आपने देखा है, अंगूर के अंदर जो है पानी भरा हुआ रहता है, तो मतलब उसकी तनुता ज्यादा है। और क्या करें, किशमिश की आपने देखी सूख जाती है, पानी निकल जाता है, तो मतलब उसमें सांद्रता बढ़ गई है। तो चाशनी को ले लें आप और एक शक्कर का जो है जल का विलयन ले लें, तो बिल्कुल उसी तरीके से तनुता और सांद्रता में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। सांद्रता को मैं लिख सकता हूँ C से, तो मैं ये कहूँगा कि V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है C के, तनुता सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ जो ये आपके पास में आए हैं संबंध, जो आयतन है या जिसको हम तनुता कह रहे हैं, अगर इसको सांद्रता के भेष में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, क्योंकि 1/V, V की जगह क्या लिख सकता हूँ C, तो ये ऊपर आ जाएगा C अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा C अल्फा। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास जो है कि मुझे साम्य अवस्था स्थिरांक निकालना है या आयनन का स्थिरांक निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा K इज इक्वल टू A की सांद्रता उत्पाद अपॉन अभिकारक, A का सक्रिय द्रव्यमान, B माइनस का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन AB, ये लिखूंगा। अब मेरे पास जो है वो A का सक्रिय द्रव्यमान कितना है C अल्फा, इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान कितना है C अल्फा, ये देखिए C अल्फा, और ये कितना है C 1 माइनस अल्फा, तो यहां लिख दूंगा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। यहां से C से एक C मैंने काट दिया, तो अब क्या बचा अपने पास में, अब सिंपल सी बात बची, देखिए K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K क्या है, K जो है वियोजन स्थिरांक है या आयनन का जो साम्य अवस्था स्थिरांक है वो है। अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो क्या है वियोजन, या इसको क्या कहेंगे आयनन, क्योंकि वियोजित होके क्या हो रहा है, आयन तो बन रहे हैं, वियोजन या आयनन की क्या हो गई है, ये मात्रा हो गई है, वियोजन या आयनन की मात्रा। अब आपको पता है कि ये तो भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, और जब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है बेटा, तो मतलब क्या होगा, इसका वियोजन तो बहुत कम होगा। अगर अल्फा 1 होता तो 100% वियोजन होता, 100 तो नहीं हो रहा है, बहुत कम वियोजन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि A इज वेरी 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 ग्रेटर देन अल्फा। ये हमेशा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए एक संबंध होता है, किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। ये संबंध हमारे पास हो गया है कि एक जो है बहुत 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 ज़्यादा है, किससे, अल्फा से। तो क्या करें भाई, अल्फा अब 1 माइनस अल्फा, तो 1 की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, जैसे 1 में से आप 0.0001 घटाओगे तो 1 की 1 की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, तो इस पूरे भाग को हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और वियोजन की मात्रा को क्या लिख सकता हूं मैं, कि ये देखो वियोजन की मात्रा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये C कहाँ चला जाएगा, ये C नीचे चला जाएगा। तो वियोजन की मात्रा और C में संबंध क्या है, मतलब अल्फा स्क्वायर, और सिंपल लिखूं मैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन C। ये तो थी सांद्रता, तनुता वापस लाऊं तो सांद्रता की जगह, तो तनुता व्युत्क्रमानुपाती है, C नीचे आ रहा है, तो V कहाँ आ जाएगा, तनुता ऊपर आ जाएगी, तनुता मतलब आयतन, ये कहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू V तनुता। तो
अब देखिए सिंपल सा, अब ओस्टवाल्ड का नियम क्या कहता है कि तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या संबंध, ये तो स्थिरांक हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा समानुपाती है। ये समानुपाती का निशान आ गया, किसके समानुपाती है अल्फा, ये v क्या है भाई, तनुता, मतलब तनुता बढ़ाओगे तो अल्फा वियोजन की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही तो नियम है ओस्टवाल्ड का। तो ओस्टवाल्ड का नियम यहाँ से हमने गणितीय रूप से प्रूव कर दिया, लेकिन यहाँ जो संबंध आया है ये वाला, जिसको मैं 1 लिख देता हूँ, और ये 2 और ये 3, तीनों के तीनों इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल के अंदर, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो तनुता क्या कर रही है, वियोजन की मात्रा को बढ़ा दे रही है। क्या कर दे रही है, वियोजन की मात्रा को बढ़ा दे रही है। तो ये आपके पास में क्या आ गया है, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, और उसका गणितीय रूप क्या आ गया है, ये आपके पास में उसका गणितीय रूप आ गया है। अब विलयता, ये जो वियोजन की मात्रा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो बात आएगी वो ताप की आएगी। तो मैं यहाँ लिखूं कि वियोजन की मात्रा अल्फा को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक जो हैं वो वियोजन की मात्रा या अल्फा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ताप, सिंपल सी बात है, ताप बढ़ाओगे आयनन बढ़ेगा, मतलब वियोजन की मात्रा अल्फा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वियोजन की मात्रा अल्फा जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तनुता के साथ, तो तनुता जिसको हम कह रहे हैं √v, ये बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक विलायक की ध्रुवता पर निर्भर करती है, उसके जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, उस पर भी निर्भर करती है। तो ये विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो जैसे जल जो है H2O, उसका परावैद्युतांक 81 है। मतलब क्या हो गया, मतलब जल जो है वो बहुत ज्यादा ध्रुवित है। OH डेल नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो ये ध्रुवित हो गया है। तो देखो ये क्या करेंगे, ये जो आपका AB है इसको तोड़ने में मदद करेंगे A+ और B- में। तो जितना ज्यादा ध्रुवीय विलायक होगा उतना ज्यादा वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर रही है। विलायक का जो परावैद्युतांक होता है जितना ज्यादा होगा, जैसे जल का सबसे अधिक होता है, तो जितना ज्यादा होगा उतना वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, किस पर, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। अब वैद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या है, अरे प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो अपने आप 100% वियोजित हो जाएगा। तो प्रबल है या दुर्बल है, इस पर भी तो वियोजन की मात्रा निर्भर करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वियोजन की जो मात्रा है दुर्बल विद्युत अपघट्य में, वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रबल में और दुर्बल दोनों में ही बात कर ले, तो ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, विलायक की प्रकृति पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर प्रबल है दुर्बल है। तो प्रबल होगा तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, दुर्बल है तो फिर आपको इन सारे कारणों को देखना पड़ेगा। एक चीज, ताप के प्रभाव में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी हम सिंपल सा बोल देते हैं कि ताप बढ़ेगा तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो पहले से ही ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं, उसमें अगर ताप बढ़ा दिया आपने तो फिर वियोजन की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो ये जो ताप वाला फंडा है कि ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, ये केवल ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए है। किसके लिए है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में
ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ओस्टवाल्ड का नियम आपके समझ में आ गया, क्लियर हो गया ओस्टवाल्ड का नियम। अब जब ओस्टवाल्ड का नियम समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, प्रभावित करने वाले कारक देख लिए, एक कारक और इंपॉर्टेंट है, वो कारक है सम आयन प्रभाव या विषम आयन प्रभाव। वो भी वियोजन की मात्रा को प्रभावित करता है, तो अपन उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत, अभी तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है सम आयन प्रभाव, लेकिन जब हम विलयता की बात करेंगे, विलयता गुणनफल की बात करेंगे और दूसरी चीज़ों की बात करेंगे, तब सम आयन प्रभाव जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, विषम आयन प्रभाव महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वियोजन की मात्रा को कैसे सम आयन और विषम आयन प्रभाव जो है प्रभावित करते हैं, वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा ओस्टवाल्ड तन्यता का सिद्धांत समझ में आ गया बेटा, कर लोगे, केवल किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है। गणितीय रूप आपको समझ में आ गया, कर लोगे, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, अभी मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल इनके। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। प्रभावित करने वाले कारक जो अपन देख रहे थे, उसके अंदर एक बड़ा कारक जो है हमसे छूट गया है, वो अपन और देख लेते हैं। वो कारक है सम आयन प्रभाव और विषम आयन प्रभाव। तो देखते हैं, ठीक है बेटा, सम आयन प्रभाव, इसको समझते हैं कि जैसे एसिटिक एसिड है, ये क्या हो रहा है, CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन बन रहा है और H प्लस बन रहा है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया है, थोड़ा सा HCl मिला दिया, तो HCl क्या हो जाएगा बेटा, HCl हो जाएगा H प्लस और Cl। HCl को मैं अगर ब्रेक करूं तो ये तो 100% टूट जाएगा, किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए कि जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें ये H प्लस आयन, और जो हमने बाद में मिलाया उसमें भी H प्लस आयन, और दोनों आयन कैसे हो गए, समान आयन। तो ये कौन सा प्रभाव दिखाएंगे, सम आयन प्रभाव। और इसकी वजह से क्या होगा कि भाई ये, क्योंकि आपने सांद्रता किधर बढ़ा दी है, H प्लस की सांद्रता बढ़ा दी है, तो ला सेतेले का नियम आपने पढ़ा है रासायनिक साम्य में, कि अगर आपने ये तराजू की तरह है कि रासायनिक साम्य अगर स्थापित है तो मतलब तराजू बिल्कुल इस तरीके से है, अगर आपने इधर बाट बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा पलड़ा, अगर इधर बढ़ा दिया तो ये झुक जाएगा। तो मतलब इधर बढ़ा दिया, किधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, तो आयनन की मात्रा किधर शिफ्ट हो जाएगा, आयनन जो साम्य है वो इधर स्थापित हो जाएगा, मतलब अब आयनन कम होगा। तो सम आयन प्रभाव बढ़ने पर आयनन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अगर एक ही विलयन में दो तरीके का आयन है, तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी आयनन की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब विषम आयन प्रभाव देखें, विषम आयन प्रभाव। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यही वाली बात, H3COH CH3CO नेगेटिव H प्लस। अब मैंने इसमें क्या किया, NaOH मिला दिया, NaOH मिला दिया तो क्या हो जाएगा, हल्का सा NaOH, Na प्लस और OH माइनस हो गया। अब देखिए विषम आयन, इस H को कौन अट्रैक्ट करेगा, इस H को ये अट्रैक्ट करेगा, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे बेटा। तो यहाँ से ये गायब होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से आपने बाट हटा दिया, पलड़ा ये ढीला हो गया, तो ये किधर जाने लगेगा, ये इस तरफ साम्य स्थापित हो जाएगा। मतलब विषम आयन प्रभाव बढ़ाने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो एक और प्रभावित करने वाला कारक हो गया कि सम आयन प्रभाव बढ़ाने पर आयनन की मात्रा में कमी आ जाएगी, विषम आयन बढ़ाने पर आयनन की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बात कर रहे हैं। तो ये था ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। अब ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, जो दुर्बल अम्ल है
प्रबल जो दुर्बल अम्ल है उसके लिए कैसे स्थापित होगा और क्या क्या उसमें गणितीय रूप होंगे, और दुर्बल क्षार के लिए कैसे स्थापित होगा और क्या क्या उसमें गणितीय रूप होंगे जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, तो हम उस पर देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा चीज़ देखते हैं, बाकी आपने बेसिक फंडामेंटल तो सीख ही लिए हैं, तो फटाफट देखते हैं और फिर न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड। क्लियर बच्चों? है सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी बातें हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार समझो। देखिए, कोई भी नई चीज़ जब सामने आती है बेटा, तो शुरुआत में वो थोड़ी सी टफ लगती है। आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप एकदम साइकिल चलाने लग जाते हैं, सीधा सीट पे बैठे और चलाने लग गए। कार चलाना सीख रहे हो, सीधा आप जो है कार लेके निकल जाओगे? नहीं, पहले समझोगे उस चीज़ को। पहले बहुत टफ लगता है। साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो घुटने भी टूटते हैं, मुंह भी टूटता है, कभी कभी बहुत सारी चोटें भी लगती है, तब जाके साइकिल चलाना आता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब पहली बार कोई लेसन स्टार्ट होता है, आपने जब पहली बार इसको देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि यार ये तो टफ है। धीरे धीरे जब बार बार इसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और हमेशा ध्यान रखें जो टफ चीज़ होती है, कठिन चीज़ होती है, उसको धैर्य से समझा जाए, और एक बार जब वो समझ में आती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। ओस्टवाल्ड का नियम एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल के लिए, तो ओस्टवाल्ड का अनुप्रयोग कर रहे हैं अपन। किसके लिए अनुप्रयोग कर रहे हैं? एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बेटा? एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल के लिए। अब एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल कैसा होता है? सर क्षारकीय का क्या मतलब हुआ? अरे बेटा HA, ठीक है, जैसे HCl है, जैसे मैंने ले लिया H तो होगा ही उसके अंदर, और A कुछ भी हो सकता है, जैसे HCl हो गया। तो ये जो A है ये हमारा Cl मान लें अपन। दुर्बल के अंदर क्या हो जाएगा? दुर्बल के अंदर एसीटेट, दुर्बल की बात कर रहे हैं अपन, तो ये COOH, तो ये H तो हमारा ये हो गया, और ये A जो है वो एसीटेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको मान लेते हैं। एक क्षारकीय अम्ल का मतलब क्षार को कितने H+ दे सकता है? ये एक ही H+ दे सकता है ना, तो इसलिए इसको एक क्षारकीय अम्ल। और दुर्बल है तो 100% तो वियोजन नहीं होगा, H+ और A, और ये सब एक्वस विलयन के अंदर है। किसमें है? जलीय विलयन में। अब शुरू करते हैं अपन काम अपना। क्या करा? t = 0 पर इसका वियोजन नहीं है, ये 1 है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। t समय पर क्या हो जाएगा? 1 - अल्फा अल्फा अल्फा। अब क्या कर देंगे? C∝, ये क्या हो गया? सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान। तो k क्या हो जाएगा? k = उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो ये तो उत्पाद हो गए, अभिकारक क्या हो गया? ये HA हो गया। क्लियर हो गई बात? क्या हो जाएगा बेटा? दोनों का लिखूं मैं, C∝ इंटू C∝ अपॉन C1 - अल्फा। अपन कर चुके हैं पहले ये सारा काम। अब सीधा सीधा ये C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? C∝² आ गया, और ये हो गया 1 - अल्फा। इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा। ऐसा क्यों है भाई? वियोजन की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि ये दुर्बल है। क्या है ये बेटा दुर्बल है, और दुर्बल है तो अपन क्या करेंगे कि भाई अल्फा को यहाँ से हटा दिया, तो अब ये 1 - अल्फा बराबर किसके हो गया है? 1 - अल्फा लगभग बराबर हो गया है किसके? 1 के। तो k जो वियोजन की मात्रा है, अब ये क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो अम्ल के लिए हम Ka लिख दें। तो दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक जो है उसको हमने Ka लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया? C∝², ये आपके पास में आ गया है। एक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए फर्स्ट थी। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हमने निकाल ली यहाँ पे। दूसरी चीज आप निकाल सकते हैं H आयन की सांद्रता। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से कहानी शुरू होती है बेटा। H आयन की सांद्रता कैसे निकाल सकते हो? ये रहा C∝, क्या रहा? ये रहा C∝।
तो लिखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, सी अल्फा सी अल्फा, ये हो गया। तो अगर आपके पास सांद्रता है, अगर आपके पास आयनन वियोजन की मात्रा है, तो आप सीधा H+ की सांद्रता निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KA/C, या फिर मैं कहूँ कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √KA/C। ये आपके पास में आ गया है अल्फा। जब अल्फा ये आ गया तो इस अल्फा का मान कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूमेरिकल में। जेट में छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं इस तरीके के। सी आपको दे देंगे, अल्फा का मान दे देंगे, सिंपल के निकालने को कहेंगे, सी दे देंगे, अल्फा दे देंगे, H+ निकालने को कहेंगे। कभी अल्फा नहीं देंगे तो आप इस तरीके से अल्फा निकाल सकते हो। तो यहाँ जैसे ही मैंने अल्फा का मान रखा तो ये क्या हो जाएगा, C√KA/C, ठीक है। अब ये क्या है, C, इस C को कैसे लिख सकता हूं मैं, H+ इज इक्वल टू C, रूट के अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये C², क्योंकि ये बाहर है, रूट के अंदर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कभी आपने देखा है इस तरीके से, √C इंटू √C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, √2 इंटू √2 क्या होता है, ये 2 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने C को जब अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा। ये K है, ये C है, तो ये C से C कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में C इंटू KA आ गया है। तो ये भी बड़े काम की चीज है बेटा। ये यहाँ जो है ये नंबर 2, तो न्यूमेरिकल में नंबर 1 ये काम आएगा, न्यूमेरिकल में नंबर 2 ये काम आएगा। और कभी कभी आपसे pH पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे बेटा, pH। तो pH बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक फंडामेंटल चीज आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, KA आ गया है, KA इज इक्वल टू क्या आ गया है, C∝²। पहली चीज तो ये आ गई इंपॉर्टेंट। दूसरा मैं कह रहा हूं अल्फा आ गया अपने पास में, अल्फा क्या हो गया, √KA/C आ गया है, ये दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज क्या आ गई, H+ आयन की सांद्रता आ गई है हमारे पास में। वो क्या आ गया है, वो आ गया है आपके पास में, देखिए क्या, C इंटू KA या KA इंटू C, √C, ये रूट के अंदर है, ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 3। ये तीनों काम आएंगे बेटा न्यूमेरिकल के अंदर। अब एक और चीज अब आपको मैं बता देता हूं कि -log(H+), इसका पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि -log, इसको बोलते हैं -log, कहीं भी दिख जाए इसको आप P में बदल सकते हैं। ये log अवधारणाओं को P में बदलने का मतलब एक स्केल जो होती है उसमें बदलने का तरीका है -log। तो किसी का भी -log की जगह P लिख सकते हो, तो हमने यहाँ -log ले लिया। तो -log(H+), इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -log P हो गया, तो ये लिख सकता हूँ pH। तो pH क्या होता है बेटा, -log(H+) जो है वो pH होता है। जब भी आपको pH लिखना हो, P का मतलब -log और H+ आयन कंसंट्रेशन, तो ये pH हो गया। अब मैं कहूँ pH निकालो बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का -log करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो गया है, H+ इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, K इंटू C इंटू हाफ, समीकरण नंबर 4 कर दिया मैंने इसको। अब देखिए, अब मैं log लेता हूँ, -log सब जगह, -log ऑफ H+, -log से मैंने इस पूरे समीकरण को गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, -log से गुणा कर दिया। तो -log ऑफ H+, यहाँ क्या हो जाएगा, -log, ठीक है। अब -log क्या है, KA जो घात होती है वो आगे चली जाती है, तो यहाँ देखिए KA इंटू C, और इस पर क्या है, 1/2, समीकरण नंबर 5। देखिए log में ये तरीका जो है आपको टिपिकल लग सकता है क्योंकि पहली बार देख रहे हो आप, लेकिन जब एक बार करना शुरू कर देंगे तो बार बार ऐसा होता चला जाएगा।
1 2 3 आप जो है याद कर लें बिल्कुल अच्छी तरीके से, और ये जो मैं फॉर्मूला लास्ट में निकालने जा रहा हूँ वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। ये निकालने का तरीका बता रहा हूँ।